बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS101 के 10 मॉड्यूल कवर करेंगे। मॉड्यूल नंबर 146 से लेकर मॉड्यूल नंबर 155 तक। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों आज के मॉड्यूल 146 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला कंसेप्ट है एरे। एरे क्या होता है? कहता है एरे इज़ आ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। कहता है ये बेसिकली हमारे पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होते हैं ऑफ डाटा के लिए हुज एंट्रीज आर ऑफ द सेम टाइप। और कहता है इस वो जो हमारे पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैं जिसको हम अरे का नाम दे रहे हैं, कहता है उसके अंदर जो डाटा हम स्टोर करते हैं वो डाटा तमाम का तमाम जो है वो सेम टाइप का होता है। मतलब अगर एक वैल्यू इंट टाइप की है तो बाकी सारी भी इंट टाइप की होंगी, अगर एक जो है वो करैक्टर टाइप की है तो बाकी सारी भी करैक्टर टाइप की होंगी। ये मतलब है। आगे, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अरे इज़ वन डायमेंशनल अरे। कहता है हमारे पास जो अरे की सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना वो वन डायमेंशनल अरे होती है। अब ये वन डायमेंशनल अरे कौन सी होती है? जिसमें दोस्तों सिर्फ एक ही रो होती है। रो कितनी होती हैं? सिर्फ ओनली वन होती है, लेकिन कॉलम मल्टीपल होते हैं। कॉलम कितने होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं। तो ऐसी अरे, ऐसे हमारे पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ डाटा जिसके अंदर एक रो हो लेकिन मल्टीपल कॉलम्स हो, दोस्तों ऐसी अरे को हम वन डायमेंशनल अरे कहते हैं। आगे सामने लिखा भी होगा सिंगल रो ऑफ एलिमेंट्स विद ईच पोजीशन आइडेंटिफाइज बाय एन इंडेक्स। ठीक है। और दोस्तों इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डाटा के अंदर जो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं हमारी अरे के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए, वो जो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं उन बॉक्सेस को बेसिकली हम एक स्पेसिफिक पोजीशन से आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको हम इंडेक्स का नाम देते हैं। ठीक है जी। आगे, अ वन डायमेंशनल अरे विद 26 एलिमेंट। कहता है हमारे पास जो एक सिंगल डायमेंशनल अरे होती है उसके अंदर टोटल जो है वो कितने अरे के अंदर एलिमेंट्स होते हैं? 26 एलिमेंट्स होते हैं एक जो है रो के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट MCQ है आपका। आगे चलते हैं। अब दोस्तों जो हमारे पास अरे है इसकी एक और टाइप होती है। एक तो इसकी टाइप होती है वन डायमेंशनल अरे और एक इसकी टाइप होती है टू डायमेंशनल अरे। अब ये टू डायमेंशनल अरे कौन सी होती है? कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स। यानी ऐसी रो हमारे पास वन डायमेंशनल अरे कौन सी थी जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है और मल्टीपल कॉलम होते हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐसी अरे जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल रोज होती हैं और मल्टीपल ही कॉलम्स होती हैं, ऐसी अरे को हम टू डायमेंशनल अरे कहते हैं। अब आगे, पोजीशन आर आइडेंटिफाइड बाय पेयर्स ऑफ इंडेक्सेस। और कहता है हम अपनी मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर रो को अलग और कॉलम को अलग आइडेंटिफाई करने के लिए पेयर ऑफ इंडेक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। आगे, फर्स्ट इंडेक्स आइडेंटिफाइज टू रो। कहता है उस पेयर ऑफ इंडेक्स के अंदर जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो हमारी रो की पोजीशन को आइडेंटिफाई करता है। द सेकंड इंडेक्स आइडेंटिफाइज द कॉलम। और जो सेकंड इंडेक्स होता है हमारे पेयर ऑफ इंडेक्स के अंदर वो हमारे कॉलम की पोजीशन को आइडेंटिफाई करता है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। एग्रीगेट टाइप इज अ ब्लॉक ऑफ डाटा। कहता है ये भी हमारे पास क्या होती है? एग्रीगेट टाइप भी हमारे पास ब्लॉक ऑफ डाटा होता है आइटम्स का, डेट माइट बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस। ठीक है। अब दोस्तों ये भी सेम हमारे पास, अब आप सोच रहे होंगे अरे भी हमारे पास ब्लॉक ऑफ डाटा होता है, एग्रीगेट टाइप भी ब्लॉक ऑफ डाटा होता है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या? दोनों में दोस्तों डिफरेंस ये है कि जो अरे थी वो भी ब्लॉक ऑफ डाटा होता है, उसमें भी छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिसमें हम अपनी डिफरेंट वैल्यू जो है वो स्टोर करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अरे होती है उसमें जो आप वैल्यू स्टोर करते हो उन तमाम की तमाम डाटा या उन तमाम की तमाम वैल्यूज़ की जो टाइप है, जो उनकी डाटा टाइप है वो क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, उनका साइज़ एक जैसा होता है। लेकिन जो दोस्तों जो एग्रीगेट टाइप होती है इसके अंदर जो ब्लॉक्स बने होते हैं आइटम्स को स्टोर करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, वो तमाम का तमाम डाटा जो है डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है, उनका साइज़ भी डिफरेंट हो सकता है। आगे, द आइटम्स विद द ब्लॉक आर यूजली कॉल्ड फील्ड। कहता है वो जो हम अपनी एग्रीगेट टाइप के अंदर जो आइटम कह रहे हैं ना कि उसमें हम एक आइटम स्टोर करते हैं, एक डाटा स्टोर करते हैं, कहता है उस आइटम को बेसिकली हम अपने ब्लॉक के अंदर जो है वो फील्ड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फील्ड का नाम देते हैं। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मॉड्यूल नंबर 147, इसमें पहली बात आ गई लिस्ट। ये लिस्ट क्या होती है? कहते हैं लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर होता है विच इज़ कलेक्शन हाउस एंट्रीज आर अरेंज सिक्वेंशली। कहता है लिस्ट जो है ये हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं, जो कलेक्शन ऑफ हमारे पास डाटा है, उसको एक अरेंज ऑर्डर के अंदर एक सीक्वेंस के साथ जो है वो क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। जैसे मान लो आपके पास 200 कुछ वैल्यूज है 5, तो आप कैसे रखोगे? आप रखोगे पहली वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो या इस तरह भी लिख सकते हो 1 2 3 4
एंड 5। और अगर आप गौर करें तो देखो आपकी वैल्यू जो है वो एक ऑर्डर के अंदर है, एक सीक्वेंस के साथ है। यहाँ पे देखो एक सीक्वेंस के साथ चल रही है, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों जब आपकी वैल्यू जो एक सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर हो, आपकी तमाम जो एंट्री, इनको हम एंट्रीज कहते हैं, ठीक है। तो जब आपकी एंट्री जो एक सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर हो तो इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं जी, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। आगे, बिगिनिंग ऑफ लिस्ट इज कॉल्ड हेड ऑफ द लिस्ट, द अदर एंड ऑफ अ लिस्ट इज कॉल्ड टेल। अब वो क्या करना चाह रहा है, कहता है जो आपकी लिस्ट के अंदर जो पहली वैल्यू होती है वो हेड होती है, और जो आपकी लिस्ट के अंदर जो लास्ट वैल्यू होती है वो टेल होती है। ऐसे यहाँ पे भी ये पहली वैल्यू है, ये क्या हेड है, ठीक है, और ये जो लास्ट वैल्यू है ये क्या, यहाँ पे लिस्ट के अंदर टेल है। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। अगला डाटा स्ट्रक्चर आ गया जी स्टैक। स्टैक भी क्या, स्टैक भी दोस्तों एक डाटा स्ट्रक्चर होता है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कहता है स्टैक इज अ लिस्ट, कहता है स्टैक बेसिकली एक लिस्ट होती है इन विच एंट्रीज आर इंसर्टेड एंड रिमूव्ड ओनली एट द हेड। अभी भी आपने हेड पढ़ा था, हेड किसे कहते हैं, वो जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन होती है उसको हम हेड कहते हैं, ठीक है। जो हमारी लिस्ट के अंदर स्टार्टिंग पोजीशन होती है उसको हम हेड कहते हैं। तो कहता है जब आप एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट करो या कोई भी वैल्यू रिमूव करो, तो अगर आप हेड का सिर्फ इस्तेमाल करो, मतलब हेड से ही आप, मतलब हेड पे वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, हेड से ही वैल्यू आप रिमूव कर रहे हो, तो कहता है ऐसे डाटा स्ट्रक्चर को या ऐसी लिस्ट को हम स्टैक कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, इंसर्टिंग अ न्यू एंट्री एट द टॉप ऑफ स्टैक इज कॉल्ड पुशिंग। कहता है जब हम अपनी इस स्टैक लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू एंटर करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो कहता है इसको हम क्या कहते हैं, पुशिंग कहते हैं या पुश करना कहते हैं। आगे, रिमूविंग एन एंट्री फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टैक इज कॉल्ड पॉपिंग। और कहता है जब आप अपने इस स्टैक की हेड पोजीशन से जब कोई वैल्यू रिमूव करते हो, बाहर निकालते हो, तो कहता है इसको हम क्या कहते हैं, पॉपिंग कहते हैं या फिर पॉप कहते हैं। ठीक हो गया, तो इस चीज़ समझ आ गई। आगे नेक्स्ट दोस्तों, स्टैक जो है ये हमारे पास लीफो के रूल पर काम करता है, लीफो स्ट्रक्चर पर काम करता है। अब ये लीफो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब दोस्तों ये है कि जो वैल्यू सबसे पहले आप एंटर करो, सॉरी जो वैल्यू आप सबसे लास्ट में एंटर करोगे, जैसे मान लो ये एक वैल्यू है, फिर देन आपको उसने अभी भी क्या बताया था कि जो भी वैल्यू आप एंटर करोगे वो हेड से एंटर करोगे, हेड से रिमूव करोगे। देखो आपने वैल्यू एंटर की, अब ये ऊपर हेड आएगा तो ये दूसरी वैल्यू ऊपर, फिर तीसरी, मतलब ये उल्टी जो है वैल्यू एंटर करता है, मतलब हेड साइड से ही एंटर करता है, ये टेल साइड से एंटर नहीं करता, ठीक है। तो ये आ गई। अब देखो जो वैल्यू आपने सबसे लास्ट पे एंटर की है वो आप सबसे पहले क्या करोगे, रिमूव करोगे। तो यही दोस्तों होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, के जो वैल्यू सबसे लास्ट पे इन हुई है वो सबसे पहले जो है फर्स्ट पे आउट होगी, समझ गई। तो इसलिए दोस्तों ये जो स्टैक होता है ये लीफो के रोल पर काम करता है, लीफो के सूल पर काम करता है। आगे दोस्तों अगर डाटा स्ट्रक्चर है जी क्यू। A queue is a list which entry are removed only at the head and new entries are inserted only at the टेल। कहता है क्यू बेसिकली एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसी लिस्ट होती है जिसके अंदर हम जो वैल्यू जब रिमूव करते हैं तो वो हेड से रिमूव करते हैं, और जब वैल्यू डिलीट करते हैं, सॉरी इंसर्ट करते हैं, तो वो न्यू एंट्रीज आर इंसर्टेड, जब वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो एट द टेल, वो टेल से इंसर्ट करते हैं। लाइक कुछ इस तरह से देखो आपने वैल्यू इंसर्ट करनी है टेल से, देखो पहली वैल्यू एंटर की, फिर अब दूसरी वैल्यू एंटर कहाँ पे करनी है, टेल पे। तो टेल मतलब नीचे की तरफ होता है ना, तो ये देखो ऐसे आप वैल्यू एंटर करोगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आप टेल से वैल्यू एंटर कर रहे हो, लेकिन जब आप वैल्यू रिमूव करोगे तो क्या होगा, बोला आप वैल्यू हेड से रिमूव करोगे, ठीक है। तो उसने क्या कहा था, वैल्यू एंटर जो है क्यू डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, क्यू डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हम जो भी वैल्यू न्यू एंटर करते हैं वो टेल की तरफ से एंटर करते हैं, मतलब यहाँ से एंड से वैल्यू जो अब आपने इंसर्ट करनी तो आपने टेल से इंसर्ट करनी, लेकिन जब आप रिमूव करोगे तो फिर आपने जो भी हेड पे वैल्यू पड़ी होगी उसको पहले रिमूव करना है, इस तरह से। फिर इसको रिमूव करोगे, फिर इसको रिमूव करोगे। और ये दोस्तों जो क्यू होता है ये फीफो के सोल पर काम करता है, फीफो डाटा स्ट्रक्चर के सोल पर काम करता है। ये फीफो क्या होता है, फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यों, देखो आपने देखो वन सबसे पहले एंटर किया था ना, सबसे पहले फर्स्ट में इन किया था ना, देखो फर्स्ट भी आप उसे आउट कर रहे हो, उसके बाद 2 आपने इन किया था फिर उसे आउट कर रहे हो, फिर आपने 3। तो मतलब कहने का ये है कि जो क्यू होता है ये फीफो, मतलब जो आपने वैल्यू सबसे फर्स्ट पे एंटर की इन की थी उसे ही आप सबसे पहले जो है वो आउट कर रहे हो, तो इसलिए ये फीफो के रूल पर काम करता है। अब नेक्स्ट इसकी डायग्राम में भी सर दिखा रहे हैं, जैसे देखो ये एक लिस्ट है, देखो पहली वैल्यू, देन दूसरी वैल्यू, अब सीक्वेंस रखते जा रहे हो वैल्यू, देखो एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज है, देखो एक अरेंज ऑर्डर के अंदर जो है सीक्वेंस के साथ वैल्यूज लगी हुई हैं, दिस इज अ लिस्ट, ठीक है। और इसके अंदर ये जो पहली वैल्यू है ये क्या कहलाएगी, हेड कहलाएगी, और ये जो लास्ट वैल्यू है ये क्या कहलाएगी, टेल कहलाएगी। अब दोस्तों अगर हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में उसने क्या कहा था बोला कि जो भी वैल्यू आप एंटर करते हो वो हेड से एंटर होती है और हेड से रिमूव होती है। देखो जैसे लाइक आप बुक की एग्जांपल हो, देखो आपने फर्स्ट पहले बुक ये रखी, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर ये बुक रखते हो आप, फिर ऊपर ये बुक रखते हो, फिर ऊपर ये बुक रखते हो। तो ये देखो ऊपर वाली साइड क्या होती है, ऊपर वाली साइड आपकी टॉप यानी हेड होती है, और नीचे वाली साइड क्या होती है, बॉटम, मतलब बॉटम या फिर इसको हम टेल कहते हैं। तो देखो आप नई नई बुक जो एंटर कर रहे हो, जो नई नई बुक रख रहे हो वो कहाँ रख रहे हो, हेड के ऊपर रख रहे हो, मतलब हेड से रख रहे हो। ये देखो
आप 1 बाय 1 ऊपर से एंटर कर रहे हो। जब आप रिमूव करोगे तो क्या सबसे नीचे वाली बुक उठाओगे पहले? नहीं। तो जब रिमूव करोगे तब भी आप पहली बुक पहले उठाओगे, फिर दूसरी बुक, फिर तीसरी। तो कहने का मतलब ये देखो, आप एंटर भी डेटा टॉप से कर रहे हो और आप रिमूव भी डेटा टॉप से कर रहे हो। अब अगर क्यू की बात करें तो क्यू में देखो, ये देखो, ये पहला बंदा ये है, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा बंदा है, ये तीसरा बंदा है। तो देखो अब क्यू में एक लग रहे हैं बंदे, ये पहला पर्सन एंटर हुआ, देखो, ठीक है, फिर दूसरा पर्सन एंटर हुआ और ये तीसरा पर्सन एंटर हुआ, ठीक है। देखो जो पहला बंदा पर्सन एंटर हुआ है वो क्या है? वो हेड है। और जो लास्ट पर्सन एंटर हुआ है वो क्या है? टेल है। देखो टेल से पर्सन एंटर हो रहे हैं, देखो टेल से क्या हो रहे हैं? बंदे एंटर हो रहे हैं, लेकिन रिमूव कहाँ से हो रहे हैं? रिमूव हो रहे हैं हेड से। ये देखो रिमूव, ये देखो ये पहला बंदा ना ये आगे खड़ा है, जब इसका काम हो जाएगा तो ये बाई चला जाएगा, फिर ये दूसरा बंदा ये बाई चला जाएगा, फिर तीसरा बंदा बाई चला जाएगा। मतलब बॉटम से आप, मतलब टेल से आप एंटर कर रहे हो और हेड से आप रिमूव कर रहे हो। दिस इज अ क्यू डाटा स्ट्रक्चर, दिस इज अ क्यू डाटा स्ट्रक्चर। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। मॉड्यूल नंबर 148, ट्री। ट्री क्या था दोस्तों? अ ट्री इज अ कलेक्शन हुज एंट्रीज हैव अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर टू दैट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। कहता है ट्री बेसिकली एक ऐसा हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारी जो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होती हैं वो एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में होती हैं। हायरार्किकल दोस्तों किसे कहते हैं? हायरार्की से कहते हैं। देखो आपने एक वैल्यू एंटर की, फिर आगे उसकी एक हायरार्की बना दी, मतलब उसके आगे चिल्ड्रन बना दिए, फिर आगे उसके मजीद चिल्ड्रन, फिर आगे उसके मजीद चिल्ड्रन। जैसे लाइक ट्री होता है आपके रियल लाइफ के अंदर कि आप एक ट्री देखते हो ना, तो ट्री की ऐसे एक शाख होती है, फिर उससे आगे मजीद शाखें निकलती हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे उससे मजीद शाखें निकलती हैं, फिर ऐसे इस तरफ मजीद शाखें निकल रही हैं, ठीक है। तो ऐसे दिस इज़ अ ट्री। तो ये क्या, ये एक हमारे पास हायरार्किकल चार्ट बन जाता है। लाइक कुछ इस तरह देखो, लाइक कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह देखो, ये पहली जो है। और एक बात याद रखना यहाँ पे एक चीज़ पहले बता दूँ कहता है ईच पोजीशन इन अ ट्री इज़ कॉल्ड नोड। कहता है हमारे पास जो ट्री के अंदर एक एलिमेंट होता है, जो एक बॉक्स होता है जिसमें हम वैल्यू एंटर करते हैं, उसको हम नोड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नोड कहते हैं। अब देखो ये एक नोड है, ये आपके पास दूसरी नोड है, ये तीसरी नोड है, ये चौथी नोड है, ये पांचवी नोड है, ये छठी नोड है, ऐसे ही चलते चलते ये भी नोड है, ये भी नोड है और ये भी एक नोड है। और देखो क्या ये एक सीक्वेंस के साथ नहीं, देखो ये पहली नोड है, फिर आगे उसके आगे चिल्ड्रन बने हुए हैं हायरार्किकल ऑर्डर के अंदर, फिर ये एक नोड है, फिर आगे उसके देखो चिल्ड्रन बने हुए हैं, ठीक है, फिर आगे इसके चिल्ड्रन बने हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज़ आ ट्री, समझ की बात की। उसके बाद दोस्तों जो आप कहता है, जो आपके ट्री के अंदर ये जो वैल्यू स्टोर करने के लिए ये जो बॉक्सेस हैं, इनको हम क्या कहते हैं जी? पोजीशन है, इनको हम कहते हैं नोड कहते हैं। और दोस्तों जो आपके ट्री के अंदर जो पहली नोड होती है, उसको हम रूट नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट नोड। ये देखो लिखा हुआ है, द नोड एट द टॉप इज कॉल्ड रूट नोड। के हमारे ट्री के अंदर जो टॉप के ऊपर सबसे पहली नोड होती है उसको हम रूट नोड कहते हैं। आगे कहता है अदर एक्सट्रीम आर कॉल्ड टर्मिनल नोड्स या फिर लीफ नोड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है हमारे पास जो टर्मिनल नोड्स होती हैं उसको हम लीफ नोड भी कहते हैं, या फिर जो लीफ नोड होती हैं उसको हम टर्मिनल नोड्स भी कहते हैं। आगे डेप्थ ऑफ ट्री। कहता है ट्री की डेप्थ किसे कहते हैं? कहता है द डेप्थ ऑफ ट्री इज द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर्स विद इन इट। कहता है हमारे पास जो डेप्थ क्या होती है, हमारे पास ट्री के अंदर जो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल क्या होती हैं? लेयर्स होती हैं, उसको हम कहते हैं डेप्थ कहते हैं। जैसे ये देखो, ये एक हॉरिजॉन्टल, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल चल रही है, देखो आगे ये हॉरिजॉन्टल चल रही है, ये हॉरिजॉन्टल चल रही है, ऐसे ये जैसे जैसे नीचे जाती जाएगी ये डेप्थ कहलाएगी। जैसे देखो आप इस नोड से, अगर मैं कहूँ इस नोड पे आओ तो कैसे चलोगे? आप इस नोड पे पहले इस नोड पे आओगे, फिर आप इस नोड पे आओगे, तो ये आप क्या कर रहे हो? एक डेप्थ के अंदर आ रहे हो। तो इसको दोस्तों हम कहते हैं डेप्थ ऑफ द ट्री, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं। आगे आप कहते हैं चिल्ड्रन किसे कहते हैं? चिल्ड्रन कहते हैं दोस्तों जो हमारे किसी भी नोड के फ़ौरन बाद इमीडिएट डिसेंडेंट होता है। डिसेंडेंट किसे कहते हैं? किसी भी नोड के फ़ौरन बाद जो नोड आती है उसको हम डिसेंडेंट कहते हैं। और किसी भी नोड से इमीडिएट असेटर्स इज पेरेंट्स, मतलब एंसेस्टर कहता है इमीडिएट एंसेस्टर जो होता है उसे हम पेरेंट कहते हैं, और जो इमीडिएट डिसेंडेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं जी? चिल्ड्रन कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखो, इस नोड के फ़ौरन बाद कौन सी नोड आ रही है? ये वाली नोड भी आ रही है और ये वाली नोड भी आ रही है। तो उसने क्या कहता है भला? किसी भी नोड के फ़ौरन बाद जो नोड आएगी वो उसकी चिल्ड्रन कहलाती है। तो ये देखो, ये इस नोड के बाद ये भी फ़ौरन ये नोड आ गई है, और इसके फ़ौरन बाद ये एक नोड आ गई है, तो ये भी इसका चिल्ड्रन है और ये भी इसका चिल्ड्रन है। ये इसका लेफ्ट चिल्ड्रन है, ये इसका राइट चिल्ड्रन है। और अगर मैं आपको कहूँ कि इस नोड से पहले कौन सी नोड है, तो इस नोड से फ़ौरन पहले ये वाली नोड है, ठीक है। तो दोस्तों इस नोड से पहले जो नोड होती है वो इसकी क्या कहलाएगी? पेरेंट। तो ये पेरेंट नोड है, ये इसकी चाइल्ड नोड है। समझ आ गई बात की? तो ये उसने बात की है कि किसी भी नोड से के फ़ौरन बाद जो नोड आती है उसको हम क्या कहते हैं? चिल्ड्रन कहते हैं, और किसी भी नोड से पहले जो एंसेस्टर आता है उसको हम उसका पेरेंट कहते हैं। आगे
कहता किसी भी नोड के बाद जितनी भी उसके साथ कनेक्टेड नोड होती हैं वो सारी सारी उसकी सिबलिंग्स कहलाते हैं। जैसे देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये नोड के साथ कौन कौन कनेक्टेड है, ये भी इसके साथ 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 कनेक्टेड है। तो ये सारे क्या है, ये इसके सिबलिंग्स हैं, मतलब हम साए हैं सारे इसके। ठीक है जी। उसके बाद आगे अ ट्री इन विच ईच पेरेंट हैज़ नो मोर देन 2 चिल्ड्रन इज़ कॉल्ड बाइनरी। कहता है एक ऐसा ट्री जिसके अंदर किसी भी चिल्ड्रन के 2 से ज़्यादा अगर चाइल्ड ना हो, किसी चिल्ड्रन के नहीं, पेरेंट के, अगर किसी भी नोड के, आप ऐसे कह सकते हो। देखो अब जैसे ये नोड है, इस नोड के कितने चिल्ड्रन है, डायरेक्ट चिल्ड्रन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो डायरेक्ट इसके साथ कनेक्टेड है, तो इसके साथ ये एक डायरेक्ट कनेक्टेड है, एक ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो मतलब वो कह रहा है अगर आपका एक ऐसा ट्री जिसके किसी भी नोड के पास 2 से ज़्यादा मैक्सिमम चिल्ड्रन ना हो, तो कहता है ऐसे ट्री को हम बाइनरी ट्री कहते हैं। तो ये बात याद रखना। आगे कहता है ईच सब ट्री इज़ कॉल्ड ब्रांच। कहता है हमारे पास जो ट्री के अंदर सब ट्री होता है उसे हम क्या कहते हैं जी, ब्रांच कहते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 149 पे हम आ गए हैं पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या होते हैं, अ पॉइंटर इज़ आ स्टोरेज एरिया दैट कंटेन सच एन एनकोडेड एड्रेस। कहता है पॉइंटर्स बेसिकली हमारे पास एक स्टोरेज एरिया होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने किसी भी वेरिएबल का क्या करते हैं, एनकोडेड एड्रेस अपने पास क्या करते हैं जी, स्टोर करते हैं। जैसे आपको पता है कि रैम के अंदर हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन होती हैं उन इंस्ट्रक्शंस को पॉइंट आउट करने के लिए हमने उनका एड्रेस स्टोर किया होता है अपने पास। तो यहाँ पे यही कह रहा कहता है प्रोग्राम काउंटर्स प्लेस, कहता है जो हमारे पास प्रोग्राम काउंटर होता है वो प्ले करता है द रोल ऑफ अ पॉइंटर। कहता है वो एक पॉइंटर का रोल परफॉर्म करता है। एंड अदर नेम ऑफ प्रोग्राम काउंटर इन इज़ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। कहता है हमारे पास जो प्रोग्राम काउंटर होता है उसका एक दूसरा नाम जो है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे ये देखो ये एक हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, ये देखें ये पॉइंट कर दिया नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, ये पॉइंट कर दिया नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, दिस इज़ आ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। मॉड्यूल नंबर 150 पे आ जाते हैं। इसमें द सिग्निफिकेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम दोस्तों क्या होता है, डेटाबेस सिस्टम बेसिकली ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा ह्यूज फॉर्म के अंदर डाटा जो है जब स्टोर करना हो हमने, तो तब हम जो डेटाबेस सिस्टम बनाते हैं। जैसे मान लो जैसे मैं एक सिंगल पर्सन हूँ, तो अगर मैंने ये मेरा कंप्यूटर है, तो क्या मेरे कंप्यूटर के अंदर क्या मैं अपनी डेटाबेस सिस्टम बनाऊंगा? नहीं, मुझे डेटाबेस सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं कोई ह्यूज फॉर्म में एक बहुत ही लार्ज फॉर्म में डाटा स्टोर नहीं करना। लेकिन जब दोस्तों आपने डिफरेंट मल्टीपल यूज़र का एक ह्यूज फॉर्म में एक बहुत ही लार्ज फॉर्म में डाटा स्टोर करना हो, तो तब हम अपना डेटाबेस सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ कहता है डेटाबेस रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ डाटा। कहता है ये बेसिकली डेटाबेस जो है वो रेफर करता है कलेक्शन ऑफ डाटा को डैट इज़ मल्टी डायमेंशनल इन द सेंस दैट इंटरनल लिंक्स बिटवीन इट्स एंट्रीज मेक द इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल फ्राम अ वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स। कहते हैं जब हमारे पास डिफरेंट तरह की वैरायटीज़ के साथ हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है जब उसके अंदर मौजूद एंट्रीज़, मतलब रिकॉर्ड किसे कहते हैं, मतलब लाइक जैसे एक एम्प्लॉय लाइक खिज़र एक एम्प्लॉय है, तो अब खिज़र की जो डाटा है लाइक खिज़र का नेम, खिज़र की एज, खिज़र की सैलरी, खिज़र की जो है एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, तो ये क्या है, ये उसका इसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। तो दोस्तों तमाम के तमाम एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड को आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ हासिल करने के लिए क्या करोगे, उसे जहाँ जिस जगह पे स्टोर करोगे उसे हम कहेंगे दिस इज़ आ डेटाबेस। अब आगे वो कह रहा है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम समटाइम्स कॉल्ड फ्लैट फाइल। कहता है हमारे पास जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम होता है, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम दोस्तों किसे कहते हैं, ये जो आप अपने कंप्यूटर के अंदर फाइल सिस्टम यूज़ करते हो ना, मतलब ये जो आप फोल्डर में अपने ड्राइव के अंदर जाके फोल्डर बनाते हो, फिर उसके अंदर डिफरेंट तरह के अपना डाटा जो है स्टोर करते हो, तो इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। ठीक है जी। तो कहता है हमारे पास जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम होता है उसको कभी कभी हम जो है वो क्या कहते हैं जी, फ्लैट फाइल भी कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है। नेक्स्ट चलते हैं, मॉड्यूल नंबर 151 पे आ गया रोल ऑफ स्कीमा। अब ये स्कीमा क्या था दोस्तों, स्कीमा बेसिकली आपके डेटाबेस की डिटेल होती है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है कि डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं, डेटाबेस जो है वो कहाँ बनी हुई है, डेटाबेस में किसका डाटा स्टोर है, डेटाबेस में जो है वो कितने टेबल्स हैं, हर टेबल का क्या नाम है, टेबल का कितना साइज़ है। तो ये क्या है, ये जब दोस्तों आप अपने डेटाबेस के अंदर जितनी भी मौजूद चीज़ें हैं जब उनकी एक डिस्क्रिप्शन लिखते हो, तो दोस्तों उसको हम स्कीमा कहते हैं। तो यही लिखा हुआ कहता है अ स्कीमा इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटायर डेटाबेस स्ट्रक्चर। कहते हैं हमारे पास जो पूरा होल जो डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे पास पूरे होल डेटाबेस की जो साख्त होती है, उसकी जो बनावट होती है, कहता है उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, डैट इज़ यूज्ड बाय द डेटाबेस सॉफ्टवेयर टू मेंटेन द डेटाबेस। कहता है हम अपने डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए जो हम अपने डेटाबेस की बनावट, जो उसकी साख्त का कंप्लीट एक ढांचा है, कहता है जब हम उसकी जो डिस्क्रिप्शन है जब उसके अपने पास स्टोर करते हैं तो कहता है उसको हम स्कीमा कहते हैं। और मैंने उसकी एग्जाम्पल आपको दे दी है कि लाइक डेटाबेस का नेम क्या है, डेटाबेस किस लोकेशन में बनी हुई है, डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स हैं, डेटाबेस के अंदर जो है वो कितना रिकॉर्ड स्टोर है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये डिस्क्रिप्शन है आपके डेटाबेस से मुतालिक। आगे
सब स्कीमा, ये सब अब स्कीमा की तो आपको समझ आ गई। अब ये सब स्कीमा क्या होता है? सब स्कीमा इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ओनली दैट पोर्शन ऑफ द डेटाबेस पार्टीशन टू अ पार्टिकुलर यूज़र नीड्स। कहता है जब एक होल जो हमारे पास डेटाबेस सिस्टम था, जो पूरा होल एंटायर डेटाबेस सिस्टम था, उसकी डिस्क्रिप्शन को हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। लेकिन कहता है डेटाबेस के अंदर जो एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है, एक स्पेसिफिक क्या होता है? पोर्शन होता है, उस स्पेसिफिक पोर्शन की जो डिस्क्रिप्शन होती है दोस्तों, उसको हम सब स्कीमा कहते हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मॉड्यूल नंबर 152 पे हम आ गए हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है जी? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दोस्तों वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे डेटाबेस को क्या करता है? मैनेज करता है, कि डेटाबेस में डाटा रखना, इंसर्ट करना, उसको अपडेट करना, उसको डिलीट करना। ठीक है, डिफरेंट तरह की मतलब जो आप प्रोसेसिंग करते हो अपने डेटाबेस के ऊपर, तो अपनी उस डेटाबेस के अंदर डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कौन करवाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है टिपिकल डेटाबेस एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स मल्टीपल सॉफ्टवेयर लेयर्स। कहता है हमारे पास जो डेटाबेस एप्लीकेशंस होती हैं उनमें हमारे पास जो है वो मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स की लेयर यूज़ होती हैं, जिनको कहता है ग्रुप इनटू 2 मेजर लेयर्स। कहता है जिनको हमने 2 लेयर्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया है। कहता है एक को हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं और दूसरी को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लेयर कहते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम के अंदर ये देखें, दिस इज़ अ एप्लीकेशन लेयर, दिस इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट लेयर। अब इनका क्या काम है? अब ये यूज़र है, यूज़र कौन? मतलब वो बंदा जो यूज़ कर रहा है, लाइक वो एक ह्यूमन भी हो सकता है, वो एक रिबोट भी हो सकता है। तो लाइक आप एक यूज़र हैं, तो आप अपने सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, तो आप कहलाएंगे, आप यूज़र कहलाएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों वो सॉफ्टवेयर जिसको आप यूज़ कर रहे हो, मतलब जैसे खिज़र एक यूज़र है जो कि फेसबुक को यूज़ कर रहा है, तो फेसबुक क्या है? फेसबुक एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब जब दोस्तों मैं फेसबुक को यूज़ करूँगा तो क्या होगा? बोला मैं फेसबुक में कोई ना कोई डाटा ऐड करूँगा, कोई ना कोई डाटा डिलीट करूँगा, कोई ना कोई डाटा जो है वो मतलब डिफरेंट तरह के मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ फेसबुक के अंदर। तो फेसबुक जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब उसके अंदर जो मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, वो ऑपरेशन कहाँ जाके स्टोर हो रहे हैं? डेटाबेस के अंदर जो है वो अपडेट हो रहे हैं। तो वो डेटाबेस के अंदर जो हमारे पास ऑपरेशन अपडेट हो रहे हैं, क्या वो डायरेक्टली अपडेट हो रहे हैं? नहीं दोस्तों, उन ऑपरेशन को डेटाबेस के अंदर परफॉर्म करने के लिए हमारी जो एप्लीकेशन है, हमारी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब फेसबुक है, वो पहले हमारी ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो एक सॉफ्टवेयर है जो मेंटेन करता है हमारी एप्लीकेशन लेयर से जो आने वाली रिक्वेस्ट होती है उसको एक्सेप्ट करता है और आगे उसको इंप्लीमेंट करता है कहाँ पे? हमारी डेटाबेस के अंदर जाकर। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि यूज़र लाइक मैं, एप्लीकेशन लेयर सॉफ्टवेयर लाइक फेसबुक, और फेसबुक से आने वाली जो रिक्वेस्ट होती है कि कौन सा डाटा अपडेट करना है, वो किसको मिलता है? आपके डेटाबेस सिस्टम को मिलता है, जो क्या करता है फिर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और आगे फिर उसको परफॉर्म करता है आपकी एक्चुअल डेटाबेस के अंदर। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें डेटाबेस सिस्टम क्या है, उसमें मजीद कहता है द एक्चुअल मैनिपुलेशन ऑफ द डेटाबेस इज़ अकम्प्लिश्ड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DBMS कहते हैं। तो कहता है बेसिकली DBMS जो है ये बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एक्चुअल के अंदर हमारे रियल डेटाबेस को क्या करता है? मैनिपुलेट करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, मॉड्यूल नंबर 153। मॉड्यूल नंबर 153 के अंदर रिलेशनल डेटाबेस मॉडल हो गया। रिलेशनल डेटा मॉडल क्या था दोस्तों? कहता है कंसेप्चुअल व्यू ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। कहता है जो हमारे पास डेटाबेस का जो कंसेप्चुअल व्यू होता है, कंसेप्चुअल व्यू दोस्तों किसे कहते हैं? कंसेप्चुअल व्यू हम उसे कहते हैं जो हम अपने डायग्राम की फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा होता है, मतलब जो हम पेपर के, अगर आप पेपर वर्क के ऊपर अपने डेटाबेस की डायग्राम तैयार करो तो उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं जी? कंसेप्चुअल व्यू कहते हैं। तो कहता है जो हमारे पास डेटाबेस का कंसेप्चुअल व्यू होता है उसको हम डेटाबेस मॉडल कहते हैं। आगे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल पोर्ट्रेज डाटा एज बीइंग स्टोर्ड इन रिक्टेंगुलर टेबल्स कॉल्ड रिलेशन। कहता है हमारे पास जो रिलेशन डेटाबेस होता है, मॉडल होता है, उसके अंदर हम अपने डाटा को जो है वो रिक्टेंगुलर टेबल्स के अंदर स्टोर करते हैं। और कहता है उन टेबल्स यानी रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। और आपको पता है रोज और कॉलम को कहते हैं? टेबल कहते हैं। तो कहता है वो बेसिकली हम अपने रियल डेटाबेस के अंदर जो अपना डाटा रिक्टेंगुलर टेबल्स के अंदर स्टोर कर रहे हैं, कहता है उन टेबल्स को जो है डेटाबेस के अंदर क्या कहते हैं? रिलेशंस कहते हैं। उनको टेबल नहीं वहाँ कहते हैं, डेटाबेस के अंदर आपके टेबल्स को रिलेशंस कहते हैं। आगे अ रो इन अ रिलेशन इज कॉल्ड टपल। और कहता है हमारे पास जो रिलेशन जिसको मतलब जो टेबल है डेटाबेस के अंदर, कहता है उस टेबल के अंदर जो एक रो है, एक सिंगल क्या है? एक रो है, मतलब एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, कहता है उसको हम जो है वो डेटाबेस की दुनिया के अंदर टपल कहते हैं। आगे कॉलम्स इन रिलेशन आर रेफर्ड एज एट्रीब्यूट। कहता है जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं, जो हमारे पास कॉलम्स हैं हमारी डेटाबेस के अंदर, कहता है उसको हम कहते हैं जी? एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे जैसे ये टेबल बना हुआ है इसमें बताऊँ तो ये देखो, दिस इज़ अ टेबल जिसमें देखो रोज़ भी हैं। ये देखो रो, पहली रो है, ये उसके बाद दूसरी रो है, ये उसके बाद तीसरी रो है। ठीक है, तो ये रो है और ये कॉलम है, एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है और ये चौथा कॉलम है। दिस इज़ अ रोज एंड कॉलम्स, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो दिस इज़ अ टेबल। तो ये टेबल की समझ आ गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट,
इसमें एट्रीब्यूट कौन सा होगा, देखो ये एक सॉरी टपल कौन सी होगी, ये देखो ये एक रो है, ये आपके पास फर्स्ट रो है, ये आपके पास सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। तो ये जो आपकी फर्स्ट रो है ये क्या कहलाएगी, टपल कहलाएगी। ये सेकंड रो भी टपल कहलाएगी, मतलब ये पूरी की पूरी जो रो है ये एक टपल कहलाएगी। उसके बाद ये जो आपका कॉलम है, कॉलम किसे कहते हैं, ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है। तो मतलब ये जो एम्प्लॉय आईडी है, ये एम्प्लॉय आईडी एक कॉलम है जिसको हम एट्रीब्यूट कहेंगे, ये नेम भी एक कॉलम है जिसको हम एट्रीब्यूट कहेंगे, ये एड्रेस भी एक एट्रीब्यूट है और SSN भी एक एट्रीब्यूट है। समझ लगी बात की। चलिए नेक्स्ट दोस्तों मॉड्यूल नंबर 154 आ गया, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दें। मॉड्यूल नंबर 155 की बात करें तो इसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ दें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे हम मॉड्यूल नंबर 156 के अंदर। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।